हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो काफ़ी डिमांड था बच्चों का, तो उसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। एमएमआर यानी मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का ये वीडियो है। बेसिकली एमएमआर में चैप्टर नंबर 6 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। तो ये वीडियो मैं ब्लैक डायमंड पे भी डाल दूंगा। ये तो है एप्लीकेशन के लिए, मतलब जो मेटल वाले क्लास करते हैं बच्चे उनके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेटल माइनिंग के स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप माइन फॉरमैन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप माइन मेट की तैयारी कर रहे हो, या आप ब्लास्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, या प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली मेटल माइनिंग का जो फाउंडेशन बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फाउंडेशन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं एक बार आपको डिटेल में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मेटल माइनिंग वाले बैच में आपको बेसिकली ईएमटी का लेक्चर मिल जाएगा। ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 मिल जाएगा। साथ में कुछ एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे मशीनरी वगैरह पोर्शन है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके ईएमटी में नहीं दिए हैं, उनको भी पढ़ाया जाएगा। साथ में जूलॉजी और एमएमआर 1961 का पूरा वीडियो लेक्चर, जो कि डीजीएमएस सर्कुलर के साथ अपडेटेड है, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पिटेड बाथ रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, रेस्क्यू रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ठीक है, कोल माइन पिटेड बाथ रूल, ये सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। इसका जो फी रखा है मैंने, वो बहुत कम रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग बैच है, इसीलिए इसका फी बहुत कम है। 600 रुपीज़ है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए मात्र 600 रुपया लगेगा आपको। मतलब 600 रुपया में आपका 6 महीने का वैलिडिटी है, और इसके अंदर ही आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। डीजीएमएस का इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और कोई भी एग्जाम आता है तो उसका आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, चैप्टर वाइज और प्लस मॉक टेस्ट भी। चलिए डायरेक्टली अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो था एमएमआर 1961 का चैप्टर नंबर 6। तो 1961 में जो चैप्टर नंबर 6 है वो है प्लान्स एंड सेक्शन के बारे में। तो प्लान्स एंड सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैप क्या होता है, इसके बाद हम समझते हैं सेक्शन क्या होता है, इसके बाद हम समझते हैं प्लान क्या होता है। ठीक है, तो आप हमेशा कहते हुए सुने होंगे कि इंडिया का मैप है क्या आपके पास, या फिर आप ये कहते सुने होंगे कि पर्टिकुलर आपके जो स्टेट है, जैसे झारखंड है या बिहार है या बंगाल है, उसका आप सुने होंगे कि ये क्या है, ये मैप है, इसके नक्शे हुआ करते हैं। मैप को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम लोग नक्शे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेक्शन है और प्लान है, ये क्या चीज है। प्लान का मतलब होता है जब आप पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या बनता है, उसका प्लान बनता है। ओके, इसके बाद आप पर्टिकुलर अगर सरफेस का देख रहे हो, या पर्टिकुलर कोई पर्पज हो, कोई चीज का पर्पज हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्लान बनते हैं। ठीक है, पर्पज आपका प्लान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पर्पज है कि आपको लाइफ में नौकरी लेना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और प्लान बना के आप धीरे धीरे कैसे पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, आप घंटा पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, आपका प्लान है। बिल्कुल ऐसा ही जब कोई एरिया में या कोई पर्पज के लिए, जो फॉर एग्जाम्पल माइनिंग करना है, हमको सरफेस माइनिंग करना है, तो सरफेस माइनिंग के लिए हम सरफेस प्लान बनाएंगे। अंडरग्राउंड माइनिंग करना है तो अंडरग्राउंड प्लान बनाएंगे। वेंटिलेशन के लिए हमको चाहिए होगा तो वेंटिलेशन प्लान बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के यही है कि मैप का मतलब होता है जो बड़े स्तर पे बनता है, एक बड़े एरिया का बनता है। ठीक है, एक बहुत बड़े डिवीजन का बनता है, तो उसको हम लोग नक्शा बोलते हैं, यानी मैप बोलते हैं। और यही वाला जब छोटे डिवीजन का बनता है तो उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। अब उसी प्लान में अगर कोई प्लान बड़ा हो जाता है तो उस कैटेगरी में हम उसको कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो प्लान का ही छोटा पार्ट है, प्लान का ही छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, छोटा पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं सेक्शन। तो मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो चैप्टर है वो आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम लोग प्लान्स और सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी जितने भी नक्शे होंगे इसमें, उस नक्शे का एक पर्पस होगा। चाहे वो पर्पस वेंटिलेशन हो, चाहे वो पर्पस ऐसा हो कि हमने सरफेस पे माइंस चला सरफेस माइनिंग चलाना है तो सरफेस प्लान हो, चाहे हमारा अंडरग्राउंड प्लान हो, चाहे हमारा इमरजेंसी प्लान हो, चाहे हमारा कोई भी प्लान हो, तो बेसिकली उसका एक पर्पस है, तो इसीलिए उसका प्लान नाम हो गया। एंड देन इसका डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको मैप नाम का शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप भारत का, पाकिस्तान का, विदेश का, एशिया का, झारखंड का, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है मैप। तो ये आपका मैप में आता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अभी जो आपका रेगुलेशन नंबर, सबसे पहले रेगुलेशन नंबर जो 60 है, जो माइन प्लान से स्टार्ट होता है, ये रेगुलेशन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जनरल रिक्वायरमेंट्स
जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान, अबाउट माइन प्लान। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आध फोटो देख लेते हैं माइन प्लान का। तो नेट में जो मिल पाया है तो बहुत अच्छे अच्छे माइन प्लान, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं था, तो इसके लिए मैंने नेट गूगल मारा। तो इस टाइप के जनरली आपको प्लान देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा रहता है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, चिल्ड्रेंट वैली गोल्ड माइंस का ये बेसिकली है अंडरग्राउंड वर्किंग प्लान है, कहीं विदेश का है ये वाला नक्शा। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके नक्शे देखे होंगे, तो ये आपका एक नक्शा हो जाता है। तो नक्शा को बनाने के लिए हमको कुछ स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि 1000:1, 2000:1, 200:1, ठीक है, 500:1, 50:1। अब इस शब्द को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो इस टू वन है, इसका क्या मतलब है समझिएगा। मतलब ऐसा है कि हमारा नक्शा मान के चलिए कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मीन्स कि इस नक्शे में हमने 600-700 मीटर तक के डिस्टेंस को, है ना, इधर 600-700 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को मैंने दिखाया है। तो हमारे हिसाब से तो ये बड़ा ही है, या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक के एरिया को मैंने दिखाया है। अब इसको मैं अगर दिखाने जाऊँ कागज़ में, तो क्या कागज़ आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का मिलेगा? इतना बड़ा-बड़ा पेपर तो मिलेगा नहीं आपको। आपको पेपर तो उतना बड़ा मिलेगा नहीं, तो आपको पेपर में छोटा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आपको पेपर में छोटा करके दिखाना पड़ेगा। जैसे इंडिया का मैप है, अब इंडिया का मैप को आप अगर पेपर पे बनाओगे, तो आप छोटा करके दिखाते हो ना भाई, हैं? उसको आप क्या करके दिखाते हो? आप उसको छोटा करके दिखाते हो, ठीक है? तो जब कोई चीज़ को आप छोटा करके दिखाते हो, तो उसको एक स्केल दे देते हो आप। छोटा या बड़ा कुछ भी करके दिखाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको एक स्केल दे देते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं बोलता हूँ 50:1। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक एक मतलब या तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, या तो 1 मीटर हो जाएगा। मतलब हम 1 सेंटीमीटर जो स आपका प्लान में दिखा रहा है, प्लान का मतलब जो कागज में दिखा रहे हैं, वो हमारा 1 सेंटीमीटर रियल में जो ज़मीन में जाके हम देखेंगे, नाप के देखेंगे अगर उसको, या माइन्स में या फील्ड में जाके अगर उसको नाप के देखेंगे, तो वो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट कोशिश कीजिएगा हमेशा सेम रखने का, यूनिट सेम रहता है। कभी-कभी इसको कॉम्प्लेक्स करके पूछ सकता है आपको यूनिट बदल के, तो आपको फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज़ टू, या फिर अगर हम बोले 1:50, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 सेंटीमीटर हम नीचे दिखा देंगे कि वे वो 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर जो मैंने प्लान पे बनाया है, जो मैंने कागज़ पे बनाया है, वो ज़मीन में जाके नापेंगे तो 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है? अगर मैं ऐसा ना करूँ, अगर मैं ऐसा बोल दूँ 1:500, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब, सॉरी, ये पहले 500:1, मैं बाद में उसको समझाता हूँ। 500:1, तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ़ील्ड पे बना हुआ है, ठीक है? और दूसरा वाला क्या होता है, जो हमारा प्लान पे बना हुआ है, कागज़ में बना हुआ है। यानी कागज़ में जो 1 सेंटीमीटर हो सकता है या 1 मीटर हो सकता है, वो किसके बराबर है? वो 500 सेंटीमीटर या 500 मीटर के बराबर। अगर हम यूनिट दोनों सेम लेते हैं, तो ये मीटर में ले लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब एक बार गौर कीजिएगा, हमको अगर कोई चित्र बनाना है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि इसको बड़ा करके दिखाएँ, यानी कि ज़ूम करके दिखाएँ। तो जब हम ज़ूम करके दिखाते हैं ना, तो हमारा जो स्केल होता है वो छोटा हो जाता है। यानी कि 50:1 जो होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू 500:1। मतलब 50:1 जो होगा, वो एक तरह से ज़ूम करके बना रहे हैं। हम क्या करके बना रहे हैं? ज़ूम करके नक्शा बना रहे हैं। और 500:1 जो रहेगा, वो थोड़ा-सा छोटा रहेगा इसकी तुलना में, यानी कि 50:1 से थोड़ा छोटा रहेगा। अगर हम 5000:1 लिख देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। अगर हम 100:1 लिख दे 1000:1 लिख देंगे तो हमको ऐसे करके भी अगर दे दे और बोले अरेंज करो कि इनमें से सबसे मैग्नीफाइंग का मतलब होता है ज़ूम करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, ठीक है? तो ज़ूम करना, मैग्नीफाई करना या बड़ा स्केल, इनमें से कौन-सा है? तो बड़ा स्केल है 50:1, क्योंकि बड़ा स्केल मतलब नक्शा हमको बड़ा दिखाना है। हमको एक-एक जो छोटा-छोटा चीज़ है उसको बारीकी से देखना है, ठीक है? उसको अच्छे से देखना है, इसके लिए हम लोग ये स्केल का प्रयोग करते हैं। तो अब मेरा एक सवाल है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है? इनमें से सबसे बड़ा स्केल कौन-सा होगा? लार्जेस्ट स्केल इनमें से कौन-सा होगा? आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, और चूँकि आप मेटल माइनिंग के विद्यार्थी इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ओके? ऑप्शन है 5:1,
50:1, 100:1, 500:1 या 5000:1। इनमें से सबसे बड़ा स्केल, लार्जेस्ट स्केल, या यूँ कहें कि अगर हम ज़ूम करके नक्शा बनाते हैं, तो इनमें से कौन-सा स्केल हमारा सबसे बड़ा होगा? आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है 1 और उसके बाद ABCD जो आपका आंसर होगा, वो आपको टाइप करके भेजना है, चैट में ज़रूर भेजना है। मेटल माइनिंग वाले बच्चे थोड़े से आप अगर आप नहीं पढ़ सकते मेरे पास पेड क्लासेस लेके, तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब में मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना कर दूँगा, ठीक है? चलिए। अब 2-4 चीज़ें और समझते हैं। जब कभी भी आप कोई नक्शा बनाते हैं, तो नक्शा बनाने के बाद जो टॉप पोर्शन होता है, ये वाला जो टॉप पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको डायरेक्शन इंडिकेट करना पड़ता है कि नॉर्थ का डायरेक्शन किधर है, ठीक है? तो नॉर्थ का डायरेक्शन इंडिकेट कैसे करते हैं? आप एक एरो ऐसे बनाते हैं और आप ऐसे करके यहाँ पे एन ऐसे काट के दिखाते हैं। ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि नॉर्थ का डायरेक्शन आपका यहाँ पे है, ठीक है? ये जो नॉर्थ हम दिखाते हैं, ये हमेशा हम ट्रू नॉर्थ दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन म मैप में आपका ट्रू नॉर्थ प्लस मैग्नेटिक नॉर्थ, ये दोनों दिखाना पड़ता है। ये ट्रू नॉर्थ क्या होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हम एक तो फोटो देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलिए, डायरेक्शन नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट का हम फ़ोटो देखते हैं पहले, उसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे। पहले इस टाइप का यूज़ किया जाता था, आजकल थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, आजकल कुछ इस टाइप का उपयोग किया जाता है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लासेस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर, अरे! क्लासेस करने कैसे करना है, वो तो मैंने बताया नहीं। सॉरी, मैं तो बस ये बताया कि आपका पोर्शन क्या-क्या रहेगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है, ठीक है? कॉल इसलिए मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी आवर में रहता हूँ, तो अंडरग्राउंड माइन्स है मेरा, तो ज़मीन के नीचे पाताल लोक में रहता हूँ, तो भैया आपका कॉल क्या मैसेज-वैसेज कुछ नहीं आएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ोगे तो मैं देख लूँगा, ठीक है? और मैं आपको डिटेल में भेज दूँगा। चलिए, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। चलिए, फिलहाल हम आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो हम आपको दिखा रहे थे कुछ फ़ोटो, तो चलिए फ़ोटो को देखते हैं और समझते हैं। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, ये वाला नहीं भाई, वाली वाला नहीं, ये वाला। ये जो फ़ोटो दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ, साउथ, ये सब डायरेक्शन को इंडिकेट किया गया है। ये वाला जो आपको दिख रहा है लाल-लाल, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ओके। इसके बाद आपके इसके सामने साउथ डायरेक्शन होता है, इसके बाद इसके राइट में ईस्ट डायरेक्शन होता है और लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो आप कभी भी नक्शा में जब आप दिखाते हो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हो। जितने भी माइन प्लान होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनमें सिर्फ आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में दो टाइप के नॉर्थ होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रू नॉर्थ, है ना, और एक होते हैं आपके मैग्नेटिक नॉर्थ। ये दोनों का क्या मतलब होता है? ट्रू नॉर्थ का मतलब होता है जो वास्तविक में नॉर्थ दिशा है ना, नॉर्थ पोल की तरफ जब घुमा रहता है डायरेक्शन, तो उसको हम लोग ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। और मैग्नेटिक नॉर्थ का क्या मतलब है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि मान के चलिए कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट के बगल से कोई तार पार हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल तार पार हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी तार पार हुआ है और इस तार से हाई वोल्टेज करंट जा रहा है, ठीक है? हाई वोल्टेज करंट जा रहा है। तो जब इसमें से हाई वोल्टेज करंट जाता है, तो इसके अगल-बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। भले इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर हो दूर तक जाते-जाते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस नीडल को अपनी तरफ थोड़ा-सा खींचता है, हल्का-सा डिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण पहले नॉर्थ हमारा ये डायरेक्शन में दिखा रहा था 0 के पास, लेकिन अब नॉर्थ मान के चलिए कैसा दिखाएगा, अब नॉर्थ कुछ ऐसा दिखाएगा। ये हमको नॉर्थ दिखाएगा, लेकिन क्या ये वास्तविक में नॉर्थ है क्या? नहीं, ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के कारण हुआ है, ठीक है? एक तो एग्ज़ाम्पल ये हो गया, दूसरा मान के चलिए कोई मशीन है, उस मशीन में मैग्नेट लगा हुआ, मैग्नेट का कोई पार्ट लगा हुआ है, तो उस मैग्नेट के पार्ट के कारण ये थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट हो सकता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। तो ट्रू नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? कभी भी जब हम ट्रू नॉर्थ दिखाते हैं, तो टॉप में दिखाते हैं, नक्शा का लेफ्ट साइड में अपर पोर्शन में ट्रू नॉर्थ दिखाते हैं और इस टाइप का इंडिकेशन देते हैं, ठीक है? चलिए, ये हो गया आपका ट्रू नॉर्थ, ओके। मैग्नेटिक नॉर्थ जब हमको दिखाना पड़ता है तो हम उसको डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइन है और ये आपका ट्रू नॉर्थ है। ऐसा करके हम लोग दिखा देते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान, ये रेगुलेशन को पढ़ने से पहले मैंने इधर-उधर की बातें आपको बताई, इसलिए क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेन-मेन पॉइंट आपका सब कवर हो जाने वाला है। चलिए, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। नक्शा बनाने के लिए जो नक्शा का पेपर होगा उसको मैं ऐसे खोल के रख देता हूँ।
ये जो पेपर होगा, ये पेपर आपका किस-किस चीज़ का बना हो सकता है? ये जो पेपर है, ये आपका पहला तो ट्रेसिंग क्लॉथ का बना हो सकता है कि ये ट्रेसिंग क्लॉथ का जो कपड़ा होता है, एक मोटा टाइप का कपड़ा होता है, इस चीज़ का बना होता है। या फिर आप ड्यूरेबल पेपर पे बनाते हैं, ड्यूरेबल पेपर पे आप जनरली इस नक्शे को बनाते हैं। नक्शे को बनाने के बाद आपका जो टॉप राइट पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन इंडिकेट करना होता है। यहाँ पे आप डायरेक्शन दिखाते हैं, कौन-कौन से डायरेक्शन दिखाते हैं? आपको दिखाना पड़ता है एक तो ट्रू नॉर्थ और दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ आपको दिखाना होता है, ठीक है? कुछ कंडीशन में मैग्नेटिक नॉर्थ हम नहीं दिखाते हैं, जब जहाँ पे करंट-वरेंट पास नहीं हुआ, उस जगह का अगर आपको बनाना है तो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप राइट साइड के कॉर्नर पे यानी कि नीचे पे आप क्या करते हैं, एक स्केल बनाते हो, ठीक है? क्या बनाते हो? एक स्केल बनाते हो, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है। ये जो स्केल की लंबाई की बात करेंगे, तो 25 सेंटीमीटर रहता है। अब आप कहोगे सर इसका चौड़ाई क्या होगा? देखिए ऐसा है कि जब हम सिंबल यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सिंबल हमको इसमें दिखाना पड़ता है। तो जितना सिंबल हम उस नक्शे में यूज़ किए हैं, बस उतना ही सिंबल हम दिखाते हैं। इसीलिए जो इसका विड्थ होता है, विड्थ आप पे डिपेंड करता है। विड्थ को लेके कोई कानून नहीं है। आप जब सीएमआर में पढ़िए एमएमआर में पढ़िएगा तो आपको 25 सेंटीमीटर का स्केल मिलेगा, ठीक है? तो टॉप मोस्ट पोर्शन पे डायरेक्शन हो गया, बॉटम मोस्ट पोर्शन पे स्केल हो गया। अब इस स्केल में आपको क्या-क्या लिखना है? तो जो स्केल है इसको मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ और बड़ा बना दे रहा हूँ। ये मान के चलिए स्केल है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि कंपनी का नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का आपका नाम है एनएमडीसी, तो एनएमडीसी यहाँ पे ऐसा लिख दिए, ठीक है? कंपनी का नाम या मालिक का नाम, ओनर का नाम यही लिखा होगा, ठीक है? इसके बाद ये किस चीज़ का नक्शा है? अगर मान के चलिए ऐसा है कि ये फ्लोर प्लान है, तो हमने लिख दिया फ्लोर प्लान, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक का नक्शा है? तो मान के चलिए कोई वर्किंग फेस है, उसका नाम मैंने दिया था 32 ओ लेवल से लेकर के 34 ओ लेवल तक, ठीक है? तो मैंने ऐसे करके इसका नाम दे दिया था। तो ये पर्टिकुलर वो लोकेशन बता रहा है कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये नक्शा है, ठीक है? इसके बाद डायरेक्शन तो मैंने बताया ही, टॉप में आप इंडिकेट करेंगे, ओके? इसके बाद आपको स्केल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किस स्केल पे आपने बनाया है मैप। मान के चलिए आपने बनाया 1000:1 रेशियो पे। अब ये 1000:1 क्या होता है ये बताने की ज़रूरत है क्या? 1 सेंटीमीटर जो आपका पेपर में होगा, वो ज़मीन में जाके आप नापेंगे तो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है? 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसमें आपको कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंबल्स का प्रयोग आपको करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैनवे दिखाना है, तो आप क्या करते हैं मैनवे को कुछ इस टाइप से ऐसे करके दिखाते हो। अगर आपको सूट दिखाना हो तो आप गोल डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है? आपको अगर मान के चलिए अ, चॉक दिखाना, चॉक सपोर्ट दिखाना पड़ता है तो आप कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। आपको रूफ बोल्टिंग दिखाना पड़ता है तो आप कुछ इस टाइप के दिखाते हैं। तो ये सब जो सिंबल है ये सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है एमएमआर में। एमएमआर के बारे में आपको बता दूँ कि एमएमआर में टोटल 2 शेड्यूल है, ठीक है? SCHUDUL स्पेलिंग होना चाहिए। तो सबसे पहला है शेड्यूल 1 जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन-कौन से फॉर्म्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो आपका शेड्यूल 2 है, उस शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है सॉरी शेड्यूल 3 लिख दिया मैं। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें अलग-अलग सिंबल्स के बारे में दिया हुआ है कि जिसको हम लोग माइंड प्लान बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमने आपको क्या बताया बहुत अलग-अलग टाइप का आपको सिंबल दिखाने के लिए यहाँ पे जगह दिया जाता है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके। अब कुछ बातें विशेष। अब देखिए ऐसा है कि जो आपका स्केल होता है, वो स्केल कुछ जगह पे फिक्स होता है। कुछ स्केल जो होता है वो आपका फिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका माइका का माइंस है, तो माइके के माइंस में आप जितने भी प्लान्स बनाओगे, वो सभी के सभी प्लान कौन से रेशियो में बनेंगे? सभी के सभी प्लान्स बनेंगे 200:1 रेशियो में। 200:1 रेशियो में आप उस प्लान को बनाओगे, अगर आपका माइन जो है माइका का माइंस है। इसके बाद अगर आपकी छोटी माइंस है, ठीक है? छोटी माइंस है यानी कि स्मॉल माइंस है आपका, छोटा माइंस है अगर आपका, तो उस कंडीशन में भी जो आप नक्शा बनाओगे, वो 200:1 रेशियो में बनेगा। ये सब चीज़ों को नोट करते रहिए, आपका बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। आप जो खुद से नोट्स बनाओगे ना, उससे बेहतर कोई नोट्स नहीं बन सकता है, ठीक है? समझने का आप किताब पढ़ के समझिए, मेरे से समझिए, कोई अदर यूट्यूब चैनल से समझिए, कहीं से भी समझिए, लेकिन नोट्स आप खुद का बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? तो माइका का माइंस में 200:1 रेशियो और स्मॉल माइंस है तो भी 200:1 रेशियो। अगर मान के चलिए कि ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है? तो उस केस में आपका कितना हो जाता है 2000:1 रेशियो पे नक्शा आप बनाते हो, ठीक है? या फिर ऐसा है कि कोई बड़ा लीज़ वाला जगह है, बड़ा आप जगह है, जो लीज़ वाला एरिया लिए हो आप, अगर आपका लीज़ एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर का एरिया होता है, तो उस केस में भी आप जो नक्शा बनाओगे, वो 2000:1 रेशियो में बनाते हो, ठीक है? इसके बाद
इन सभी को छोड़ के बाकी और जगह पे अगर आप बनाते हो कोई भी नक्शा, ठीक है, तो वो आप नक्शा बनाओगे 1000:1 रेशियो पे, ठीक है, 1000:1 रेशियो पे आप वो नक्शा बनाओगे। ओके, चल यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आप अगर रट ले तोता जैसा, ठीक है, तो बहुत सही रहेगा। ओके, चलिए, जस्ट अ सेकंड। इसके बाद अपडेट, अप टू डेट, यानी कि जो नक्शा आप बनाते हो वो अगर अंडरग्राउंड माइंस का नक्शा आप बना रहे हो तो आपको 3 महीना में उसका अपडेट करना है, ठीक है। कितना महीना में करना है? 3 मंथ्स में उसका अपडेट करना है, उस नक्शा को अपडेट करते जाना हर 3-3 महीना में, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आप ओपन कास्ट के लिए बना रहे हो, अगर आप ओपन कास्ट के लिए बना रहे हो तो आपको लास्ट 12 महीना तक के अंदर में उसको अपडेट करना, मतलब साल में एक बार अपडेट कर सकते हैं आप, और अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो क्वार्टरली आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगर कोई ऐसा जगह है जो बंद कर रहे हैं आप, या अबेंडेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर इनएक्सेसिबल कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो उस केस में आपको तुरंत इंस्टेंट उसी टाइम उसी दिन आपको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। ये सब केस में आपको उसी टाइम अपडेट करना पड़ता है, जब बंद कर रहे हो तो, इनएक्सेसिबल कर रहे हो तो, उसको सील कर रहे हैं तो, उस जगह को अबेंडेंट कर रहे हैं या टेम्पररी बंद कर रहे हैं, तो सभी केसेस में आपको उसी दिन ये करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलेशन नंबर 60 में बस यही सब बातें थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेता हूँ मैं टाइमिंग, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मेरा देखो डिटेल में थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन आप यकीन मानिए ये आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि स्केल चार्ट वो लिख देगा ना, तो स्केल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर दे देता है ना, बच्चा गड़बड़ा जाता है भाई। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भर भर के दो, जो भी एग्जाम देते हो ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है तो आदमी रटा रटा 4 MCQ की किताब पढ़ के चला जाता है, दिक्कत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेगुलेशन नंबर 61, 61 में क्या दिया हुआ है? 61 में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लान, 61 में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अभी जितने प्लान्स होते हैं माइंस में, उसको मैं 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। अगर एमएमआर में पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा नहीं आपको, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी प्लान्स होंगे कुछ, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लान होंगे जो सेकेंडरी प्लान्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे प्लान होंगे जो सेकेंडरी प्लान, ओके। प्राइमरी प्लान का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़रूरी होता है और जो सेपरेट बनाना पड़ता है आपको, ठीक है? और जिसमें ये कुछ-कुछ बातें इंक्लूड हो जाती हैं, यानी कि सेकेंडरी प्लान का कुछ-कुछ बातें इंक्लूड हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कभी सरफेस प्लान बना रहे हो, तो ये सरफेस प्लान में क्या होता है, सरफेस की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि टेलीफ़ोन हो गया, बिजली का लाइन हो गया, पानी का लाइन हो गया, ड्रम लाइन हो गया, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, बोरवेल हो गया, चाणक हो गया, इंक्लाइन हो गया, शाफ्ट हो गया, ओपन कास्ट हो गया, सब्सिडांस एरिया हो गया, कोई घर है, द्वार है। तो भैया जितना चीज़ आपको सरफेस में दिख रहा है, प्लस उसके रिस्पेक्ट में अंडरग्राउंड का जो मेन-मेन चीज़ है, वो आपको बनाना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस प्लान। ये बेसिकली मेन प्लान के कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से जो दूसरा प्लान होता है, वो होता है अंडरग्राउंड प्लान। ये होता है अंडरग्राउंड प्लान। ये क्या चीज़ होता है अंडरग्राउंड प्लान? तो बेसिकली जो आपके अंडरग्राउंड के एरिया में, ठीक है, जो अंडरग्राउंड माइंस है, उस अंडरग्राउंड पे जो पोर्शन है, उस सभी को दिखाने के लिए आप अंडरग्राउंड प्लान का यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकंड, कॉल आ रहा है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जो आपका अंडरग्राउंड प्लान होता है, उसमें जो अंडरग्राउंड की चीज़ें हैं, उसको दिखाया जाता है, ठीक है? अंडरग्राउंड की जितनी भी चीज़ें होते हैं, उनको दिखाया जाता है। इसके बाद और कौन-कौन सा हो सकता है? प्राइमरी प्लान। इसके बाद जो आपका वेंटिलेशन प्लान होता है, वो पूरा का पूरा वेंटिलेशन प्लान वेंटिलेशन को दिखाता है, ओके? इसके बाद आपका जियोलॉजिकल प्लान होता है, जियोलॉजिकल प्लान। जियोलॉजिकल प्लान में आस-पास के जितने भी जियोलॉजिकल एरिया है, जियोलॉजिकल जगह हैं, वो सभी को दिखाया जाता है इसमें, ठीक है? इसके बाद होता है आपका वर्टिकल प्लान। वर्टिकल प्लान, ठीक है? ये सब जनरली मेटल माइनिंग में कम यूज़ होता है, बट वर्टिकल प्लान क्या होता है? तो जो वर्टिकल फेसेस हैं, जब कंटीन्यूअस सीम हो जाता है, यानी कि 9 मीटर के अंदर में जब 2 फेस ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल चल रहा होता है, तो उस केस में आपको वर्टिकल प्लान बनाना पड़ता है। इसके बाद एक आता है जॉइंट सर्वे प्लान। जॉइंट सर्वे प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान क्या होता है? जब कभी भी 2 माइन्स, अंडरग्राउंड माइन्स हो अगर, तो 2 माइन्स, अंडरग्राउंड माइन्स का जो बाउंड्री है वो 60 मीटर के अंदर में आ जाता है, दोनों में से कोई भी, तो उस केस में हम लोग को जॉइंट सर्वे प्लान बनाना पड़ता है। इसी तरह से हमारा एक होता है वाटर डेंजर प्लान, वाटर डेंजर प्लान।
तो ये सभी के सभी आपके मेन प्लान होते हैं, मुख्य प्लान होते हैं, जो कि सेपरेटली बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो बेसिकली आपके कुछ अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है। जो माइनिंग का जो वर्क है, यानी मेथड ऑफ माइनिंग है या वेंटिलेशन है, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है, कुछ अलग ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे रेस्क्यू प्लान, ठीक है, रेस्क्यू प्लान, है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल प्लान, ठीक है। जैसे बेसिकली आप अगर छोटे लेवल पे बना रहे हो, सहायक नक्शा है ये, है ना। आपका माइंस का प्लान तो रहता है ये अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, लेकिन जो आपका फॉरमैन का हैंड प्लान होता है ना, फॉरमैन का हैंड प्लान, तो वो आपका सहायक नक्शा के कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डस्ट सैंपलिंग कर रहे हो तो डस्ट सैंपलिंग का कुछ प्लान बना लेते हो, तो वो डस्ट सैंपलिंग प्लान हो गया। अगर आप सैंपलिंग कर रहे हो तो सैंपलिंग का कुछ प्लान बना लेते हो, तो सैंपलिंग प्लान हो गया। तो ये सब आते हैं इसी के कैटेगरी में, ठीक है। कभी अगर माइंस में एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का जो प्लान बनाते हो, तो उसको हम लोग एक्सीडेंट प्लान बोलते हो। फायर फाइटिंग के लिए अगर कोई प्लान बनाते हो तो फायर फाइटिंग प्लान बोलते हो, ठीक है ना। अगर मान के चलिए मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बना रहे हो, मैन पावर माइंस का जो मैन पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हो, तो ये भी एक तरह से प्लान ही है भाई। इसमें जरूरी नहीं कि नक्शा में आपको नक्शा बेसिकली नक्शा जैसा दिखता है, ऐसा नहीं है। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को भी आप प्लान में ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं पे सब्सिडेंस है, सब्सिडेंस प्लान अगर बना रहे हो, तो ये सभी के सभी आपके सहायक प्लान है। आई होप ये छोटी सी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। छोटा छोटा बात आपका क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब आपको बाद में कंफ्यूज करेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये सब इतने इतने टाइप के प्लान होते हैं भाई साहब, इतने इतने टाइप के प्लान होते हैं। आप दो चार पढ़ के निपट गए हैं कि बस यही है, नहीं ऐसा नहीं, इतने सारे होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ कुछ खास बातें जो आपके एमएमआर में दिया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। सरफेस प्लान क्या होता है इसके बारे में मैंने बता ही दिया अभी आपको। सरफेस प्लान मतलब ऐसा प्लान होता है जिसमें सरफेस की जो चीजें होती हैं वो दिखाई जाती है। जैसे कि टेलीफोन वाला लाइन हो गया, ठीक है। कहीं पे अगर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसको दिखाया जाएगा। अगर अगर कहीं पानी का लाइन है उसको दिखाया जाएगा। कहीं पे अगर ड्रम लाइन है उसको दिखाया जाएगा। कहीं पर रेल है उसको दिखाया जाएगा। कहीं पे अगर हाउस है, घर है, उसको दिखाया जाएगा। कहीं पे बिल्डिंग है वो दिखाया जाएगा। तो सरफेस में जितनी भी चीजें होती हैं ये तो दिखाई जाती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड की बहुत जो विशेष चीजें होती हैं, जैसे बोरहोल। बोरहोल भी आपको सरफेस प्लान में दिखाना पड़ता है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे शाफ्ट, शाफ्ट भी आपको सरफेस प्लान में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऊपर से नीचे गई हैं। यानी सरफेस से ही आप बोरहोल किए होंगे ना भाई, या शाफ्ट जो बनाए होंगे वो सरफेस से ही बनाए होंगे, तो सरफेस वाले प्लान में आपको इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, खास ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंक्लाइन जो होता है, चूंकि ये सरफेस से ही जाता है, तो इसीलिए आपको सरफेस प्लान में ये सब दिखाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कॉन्सेप्चुअल कि शाफ्ट इनमें से कौन से प्लान में नहीं दिखाया जाएगा, और ऑप्शन में एक सरफेस प्लान देगा तो कॉन्फिडेंस के साथ सरफेस प्लान टिक मारेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। बोरहोल, शाफ्ट, इंक्लाइन जो सरफेस से जाती है, ठीक है, जो बोरहोल सरफेस में किया जाता है, जो शाफ्ट सरफेस से बनता है, जो इंक्लाइन सरफेस से बनता है, उसको हम लोग सरफेस प्लान में दिखाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान में हमारे क्या क्या दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता है। तो अंडरग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं, जैसे ड्राइव हो गया, जैसे आपका ड्रिफ्ट हो गया, जैसे आपका राइज हो गया, जैसे आपका विंज हो गया, जैसे आपका हॉलेज रोडवे हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे आपका एक्सकोवेशन वाला एरिया हो गया, जैसे इसका स्टॉप हो गया, जैसे आपका टनल हो गया, ठीक है। जैसे जितने भी रास्ते होते हैं वो सभी आपको दिखाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजें तो आपको दिखाई ही जाएंगी। साथ ही साथ सरफेस का सरफेस का जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी आपको दिखाया जाएगा 200 मीटर के अंदर, ठीक है। 200 मीटर के अंदर इम्पॉर्टेंट का मतलब इसको आप कह सकते हो स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर, या इसको कह सकते हो स्पेशल फैक्ट, स्पेशल फैक्ट, ठीक है। अब समझाता हूं मैं ये 200 मीटर वाला क्या हिसाब किताब है, ठीक। समझिएगा। मान के चलिए कि आप एक अंडरग्राउंड प्लान बना रहे हो, ये आपका सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में आपने कहीं यहाँ से शाफ्ट चलाया था, उसके बाद आप अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं, ये आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है, वर्किंग एरिया। अब इधर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, बना रहे हैं अपना प्लान भी अपडेट करते जा रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे करते जा रहे हैं, एक्सक्यूबेट करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए ऐसा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोई बड़ा सा तालाब आ जाए, ठीक है। तो भैया अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तो हमको गड़बड़, अब तो समस्या हो जाएगा भाई।
तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप ऐसे जगह से, यानी कोई तालाब हो गया, है ना? या फिर कोई टैंक हो गया पानी वाला, ठीक है? या फिर कोई रोड हो गया, रोड के नीचे भी तो आप नहीं कर सकते एक्सकवेशन। कोई रेलवे हो गया, रेलवे के नीचे भी नहीं कर सकते एक्सकवेशन। तो ये सब कोई पोर्शन आ गया, ये कोई रिजर्वर हो गया, ठीक है ना? ये सब जगह से आप जब 200 मीटर पीछे रहोगे, सॉरी 200 बोल रहा हूँ, 1 मिनट मुझे याद करने दीजिए, हाँ 200 ही है। 200 मीटर पीछे रहोगे ना, तो जितने भी स्पेशल फीचर होते हैं सरफेस में, स्पेशल फीचर होते हैं जो डेंजर बन सकते हैं, उसको आपको 200 मीटर के अंदर में दिखाना पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्पेशल फीचर कितना मीटर के अंदर में दिखाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, अंडरग्राउंड प्लान में, तो याद रखिएगा 200 मीटर के अंदर का स्पेशल फीचर आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद अब आते हैं टोटल फैक्ट। अब टोटल फैक्ट क्या है? अब मान के चलिए ऐसा है कि 200 मीटर के अंदर में हम वर्किंग करने के लिए घुस गए हैं, ठीक है? ये व्हाइट वाला लाइन जो है, समझिए कि ये आपका वर्किंग है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, 200 मीटर यहाँ तक था, ठीक है? अब मैं 200 मीटर के अंदर घुस चुका हूँ, ठीक है? तो घुसते-घुसते मैं और आगे गया और आगे गया और आगे गया, क्योंकि काम तो हम कर ही सकते हैं। बस सेक्शन में हमको अपडेट करना है, प्लान में अपडेट करना, हमने अपडेट कर दिया, अब धीरे-धीरे हम काम करते-करते आगे बढ़ रहे हैं। जब हम 75 मीटर के अंदर पहुँचेंगे ना, जब हम 1 सेकंड यार, जब हम 75 मीटर के अंदर पहुँचेंगे, जैसे 75 मीटर के आगे में तालाब है, ठीक है? या कुछ ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल फैक्ट दिखाएँगे। सरफेस का टोटल फैक्ट दिखाएँगे। अब टोटल फैक्ट क्या होता है सरफेस में? यानी कि सरफेस में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें बोले तो जितनी ही चीज़ें, जैसे जैसे सरफेस में एक झोपड़ी बना हुआ है, तो हमको उस माइन प्लान में झोपड़ी भी दिखाना पड़ेगा, कच्चा मकान भी दिखाना पड़ेगा। कोई पक्का मकान बना है तो पक्का मकान भी दिखाना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग बना है तो बिल्डिंग भी दिखाना पड़ेगा। कोई तालाब है तो वो तालाब भी दिखाना पड़ेगा। कोई छोटा-सा गड्ढा है जिसमें पानी भर सकता है तो वो गड्ढा भी दिखाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री भी दिखाना पड़ेगा। कोई वर्कशॉप है वो भी दिखाना पड़ेगा। कोई पान टपरी का दुकान है तो वो पान टपरी का दुकान भी दिखाना पड़ेगा। यानी टोटल फैक्ट जो सरफेस में है वो सब का सब हमको हूबहू प्लान में दिखाना पड़ेगा। टोटल फैक्ट कब दिखाते हैं? जब हम 75 मीटर के अंदर में आते हैं, ठीक है? और आपका स्पेशल फीचर कब दिखाते हैं, मेन चीज़ कब दिखाते हैं? जब 200 मीटर के अंदर में आते हैं, कब? है ना? कोई तालाब है, कोई नदी-नाला या कोई भी ऐसा डेंजरस जगह के अंदर में आते हैं, तो उस केस में आपको दिखाना पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ओके? 1 सेकंड मैं देखता हूँ, क्लास 1 सेकंड। ज़्यादा वीडियो लेक्चर में लंबा नहीं कर सकता, मैं चाहता तो हूँ बट यूट्यूब में बहुत लंबा लेक्चर डाल के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है? इसके लिए अगर आप माइंड फॉरमैन का क्लास करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप माइंड फॉरमैन का क्लास करना चाहते हैं, माइंडमेट का क्लास करना चाहते हैं, ब्लास्टर का क्लास करना चाहते हैं, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मैं आपको फ़ी भी बता देता हूँ, फ़ी बहुत कम रखा हूँ, 600 रुपीज़ है फॉर 6 मंथ ही। 6 महीना के लिए मात्र आपको 600 रुपया देना है और 6 महीना आप पढ़ सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा दोबारा कहीं भी आपको ट्यूशन का ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आई होप आज का वीडियो आपके काम का होगा। अगर मेटल माइनिंग वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को फॉरवर्ड करो। मेटल माइनिंग वाले बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।